दिल्ली के इतिहास की धूल भरी पगडंडियों पर जब हम पीछे की ओर लौटते हैं तो हमें सल्तनत काल की वे चमकती परछाइयां दिखाई देती हैं, जिनमें एक वंश गिरता है और दूसरा वंश उठ खड़ा होता है। खिलजी वंश के आखिरी दिनों की कड़वाहट, षड्यंत्र और राजनीतिक अस्थिरता ने उत्तर भारत की सत्ता को डगमगाकर रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका बेटा कमजोर साबित हुआ और दरबार में षड्यंत्रकारियों और सरदारों का बोलबाला बढ़ गया। सत्ता की डोर किसी एक मजबूत हाथ में न होने के कारण साम्राज्य बिखरने की कगार पर आ गया। यही वह समय था जब एक महत्वाकांक्षी सेनापति धीरे धीरे सत्ता की ओर बढ़ा और एक नए वंश की नींव रखी, जिसे इतिहास तुगलक वंश के नाम से जानता है। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका असली नाम गाजी मलिक था, एक अफगान मूल का सैनिक था। उसकी वेन्स में वह दृढ़ता और साहस दौड़ रहा था जो सीमांत प्रांतों के कठोर वातावरण में पला बढ़ा था। खिलजी दरबार में उसने अपनी योग्यता, पराक्रम और वफादारी से स्थान बनाया। गाजी मलिक की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह परिस्थितियों का बारीकी से आकलन करता और अपने दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसा देता। खिलजी शासन के दौरान जब सीमाओं पर मंगोलों का खतरा मंडरा रहा था, तब गाजी मलिक ने अपनी वीरता दिखाकर कई बार दिल्ली को इस विनाशकारी आक्रमण से बचाया। यहीं से उसकी ख्याति फैलने लगी और सैनिकों में उसे एक नायक की तरह देखा जाने लगा। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खान था। खुसरो खान एक हिंदू दास से मुसलमान बना व्यक्ति था, जिसे खिलजियों के बाद सत्ता मिल गई थी। लेकिन खुसरो खान न केवल कमजोर बल्कि अत्याचार और क्रूरता में डूबा हुआ शासक था। उसने अपनी सत्ता के लिए सरदारों को नाराज कर दिया और सैनिकों के बीच भी असंतोष पैदा कर दिया। ऐसे समय में गाजी मलिक ने मौके का फायदा उठाया। उसने एक संगठित विद्रोह किया और खुसरो खान को युद्ध भूमि में परास्त कर मार डाला। इसी विजय के साथ दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश का सूर्य उदित हुआ। गाजी मलिक ने जब दिल्ली की सत्ता संभाली तो उसने खुसरो खान की याद मिटाने के लिए सबसे पहले लोगों का विश्वास जीता। उसने खुद को गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि दी और दिल्ली की सल्तनत के नए शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। गयासुद्दीन का व्यक्तित्व कठोर अनुशासन और न्यायप्रियता से भरा था। वह जानता था कि दिल्ली जैसे विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए केवल तलवार ही नहीं बल्कि न्याय और व्यवस्था भी आवश्यक है। उसने अपने शासन की शुरुआत भ्रष्टाचार मिटाने और प्रशासन को मजबूत करने से की। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कुछ दूरी पर तुगलकाबाद में बसाई। तुगलकाबाद का किला उसकी महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता का प्रतीक है। पत्थरों से बना यह विराट किला आज भी उसकी शक्ति और अदम्य इच्छा का प्रमाण है। गयासुद्दीन ने यह किला मंगोल आक्रमण से बचाव और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए बनवाया था। किले की ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे उस समय की सैन्य कला का अद्भुत उदाहरण थे। गयासुद्दीन के शासन में न्याय पर विशेष ध्यान दिया गया। वह क्रूरता के पक्ष में नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि लोग उसके शासन में सुरक्षित महसूस करें। उसने सीमाओं पर मजबूत सेना तैनात की और मंगोलों के विरुद्ध कठोर रुख अपनाया। उसके शासनकाल में दिल्ली की सीमाएं सुरक्षित थीं और प्रशासन में स्थिरता लौट आई थी। गयासुद्दीन ने किसानों से लगान वसूली को व्यवस्थित किया ताकि आमजन शोषण से बच सके। वह जानता था कि एक साम्राज्य की नींव केवल राजमहलों और किलों से नहीं बल्कि किसानों और व्यापारियों की समृद्धि से बनती है। उसके शासनकाल में व्यापारिक संबंध भी सुदृढ़ हुए। दिल्ली एक बार फिर उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र बनने लगी। दूर दराज से व्यापारी यहाँ आते और अपने सामान बेचते। गयासुद्दीन ने विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। अरब और मध्य एशिया से आए व्यापारी दिल्ली की मंडियों में रौनक भरते। दिल्ली की गलियों में मसाले, रेशम, घोड़े और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय फारसी भाषा का साहित्य खूब फला फूला। विद्वान और कवि दरबार की शोभा बढ़ाते। हालांकि वह खिलजी शासकों की तरह कला और साहित्य का अत्यधिक संरक्षक नहीं था, फिर भी उसने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके समय में इब्न बतूता जैसे विदेशी यात्री अभी भारत नहीं आए थे, लेकिन मध्य एशिया और खुरासान के कई यात्री और व्यापारी दिल्ली का रुख करते थे। गयासुद्दीन का शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान की और आने वाले वर्षों के लिए नींव रखी। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। गयासुद्दीन तुगलक ने जब बंगाल अभियान में विजय प्राप्त की और वहां से लौट रहा था, तो उसने अपने बेटे जूना खान, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया, के आदेश पर दिल्ली के पास अफगानपुर में एक भव्य महल बनवाने का आदेश दिया।
इतिहासकारों के अनुसार वही महल उसके जीवन की अंतिम मंजिल बन गया। जब गयासुद्दीन तुगलक उस महल में गया तो अचानक वह ढह पड़ा और उसके नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश थी। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई और दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र जूना खां बैठा, जो इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल भले ही अधिक लंबा नहीं था, पर उसने दिल्ली को खिलजी काल के अराजकता से निकालकर एक संगठित और मजबूत शासन की ओर अग्रसर किया। उसने अपने साहस और दूरदर्शिता से तुगलक वंश की नींव इतनी मजबूत कर दी थी कि उसका पुत्र और उसके बाद का इतिहास एक नए और विचित्र अध्याय की ओर बढ़ने लगा। 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई और उसका पुत्र जूना खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो दिल्ली के आसमान पर एक नए शासक का उदय हुआ। वह युवक अत्यंत बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, बहुभाषी और महत्वाकांक्षी था। उसने गद्दी संभालते ही खुद को मोहम्मद बिन तुगलक घोषित किया। उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा विरोधाभास था। वह विद्वानों से गहन वार्तालाप करता, गणित, दर्शन और चिकित्सा का ज्ञाता था, लेकिन साथ ही उसकी नीतियां इतनी असंगत और जल्दबाजी में ली गईं कि लोग उसे कभी पागल बादशाह कहते तो कभी दूरदर्शी शासक। मोहम्मद बिन तुगलक का दिमाग अपने समय से बहुत आगे चलता था। वह चाहता था कि दिल्ली का साम्राज्य केवल हिंदुस्तान की सीमा तक न रहे, बल्कि पूरी दुनिया उसकी शक्ति को माने। यही कारण था कि उसने कई ऐसी योजनाएं बनाई जो अद्भुत थीं, परंतु व्यवहारिक रूप से असफल हो गई। उसकी सबसे चर्चित नीति थी राजधानी परिवर्तन। उसने दिल्ली की जगह देवगिरी, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया, को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि दिल्ली उत्तर में बहुत असुरक्षित है, मंगोल आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है और देवगिरी भारत के लगभग मध्य में है, जहां से पूरे उपमहाद्वीप पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है। यह विचार तो महान था, लेकिन इसकी क्रियान्विति ने जनता को तबाह कर दिया। हजारों परिवारों को दिल्ली से उठाकर दौलताबाद भेजा गया। गर्मी, प्यास और कठिन यात्रा के कारण अनगिनत लोग रास्ते में ही मर गए। दौलताबाद पहुंचने पर लोग नए वातावरण में खुद को ढाल नहीं सके और भूख प्यास से तड़पते रहे। अंततः कुछ वर्षों बाद ये योजना विफल हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। दूसरी बड़ी योजना थी टोकन मुद्रा। उसने सोने चांदी की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाए और उन्हें बराबर मूल्य का घोषित किया। उसके पीछे विचार ये था कि खजाने में सोना चांदी इकट्ठा किया जाए और जनता के बीच सस्ते धातु के सिक्के चले। यदि यह योजना सफल होती तो भारतीय आर्थिक व्यवस्था एक नई दिशा में जाती। लेकिन यहाँ उसकी सबसे बड़ी भूल सामने आई। उस समय सिक्के ढालना आसान था और लोगों ने घर घर में नकली तांबे के सिक्के बना लिए। देखते ही देखते बाजार नकली मुद्राओं से भर गया और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। किसानों, व्यापारियों और सैनिकों में हाहाकार मच गया। अंततः उसे यह योजना वापस लेनी पड़ी और जनता को असली सोने चांदी के सिक्कों से नकली सिक्के बदलने पड़े, जिससे खजाना खाली हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कर व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए। उसने दोआब क्षेत्र गंगा यमुना के बीच में कर बढ़ा दिया, जबकि उसी समय वहां अकाल पड़ा हुआ था। किसान भूख से मरने लगे और विद्रोह कर बैठे। विद्रोहियों को कुचलने में सेना का खजाना खर्च हुआ, पर आमजन की स्थिति और भी खराब हो गई। उसका सैन्य अभियान भी विचित्र था। उसने खुरासान और इराक पर चढ़ाई की योजना बनाई। उसने एक विशाल सेना तैयार की, हथियार जुटाए और खजाना खर्च किया, लेकिन अंततः बिना युद्ध लड़े ही सेना को भंग कर दिया। यही हाल चीन अभियान का हुआ। उसने मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी, लेकिन कठिनाइयों और प्राकृतिक बाधाओं ने पूरी सेना को नष्ट कर दिया। इन सब असफलताओं से उसकी प्रतिष्ठा घटने लगी। फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक केवल विफलताओं का प्रतीक नहीं था। उसने प्रशासनिक स्तर पर कई सुधार किए। उसने डाक व्यवस्था को मजबूत किया, सड़कों का निर्माण कराया, नदियों पर पुल बनवाए और दूर दराज के इलाकों में अधिकारियों की नियुक्ति की। उसके समय में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल सबसे अधिक फैला। दक्षिण भारत तक उसका अधिकार था और बंगाल, गुजरात, सिंध, अफगानिस्तान तक उसकी शक्ति मान्य थी। उसके शासनकाल में विदेशी यात्रियों का भारत आगमन हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध था मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ।
उसने भारत में कई वर्ष बिताए और बाद में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिहला लिखी, जिसमें उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन, दिल्ली के समाज, रीति रिवाज और भारत की सांस्कृतिक झलकियों का विस्तृत वर्णन किया। उसके वृतांत से हमें उस समय की जीवन शैली और तुगलक शासन की खूबियों व कमजोरियों का पता चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वानों का आदर करता था। उसने यूनानी चिकित्सा, गणित और दर्शन में गहरी रुचि दिखाई। फारसी साहित्य को संरक्षण मिला और कई विद्वानों ने उसकी छत्रछाया में कार्य किया। लेकिन उसकी कठोर नीतियों और जल्दबाजी ने आम जनता में उसके प्रति असंतोष भर दिया। उसके शासनकाल में कई विद्रोह हुए। बंगाल, गुजरात, मलिक मकबूल जैसे प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्रता की कोशिश की। दक्षिण में भी कई स्थानों पर उसके खिलाफ आंदोलन हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन लगातार युद्ध और असफल अभियानों ने उसकी शक्ति कमजोर कर दी। 1351 ईस्वी में जब वह सिंध में एक विद्रोह को दबाने गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ ही दिल्ली की जनता ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षी लेकिन अव्यवहारिक नीतियों ने देश को थका दिया था। उसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश की बागडोर उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने संभाली। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में एक ऐसा शासक बनकर रह गया जिसने समय से आगे सोचने की कोशिश की, लेकिन व्यवहारिकता की कमी के कारण उसे सफलता नहीं मिली। वह न तो पूरी तरह से मूर्ख था और न ही पूरी तरह से प्रतिभाशाली, बल्कि वह दोनों का अद्भुत मेल था, जिसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अपना नाम अमिट अक्षरों में दर्ज किया। 1351 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक का जीवन अंत की ओर बढ़ा और उसकी महत्वाकांक्षी नीतियों का बोझ जनता के सिर से उतरने ही वाला था, तभी इतिहास ने दिल्ली सल्तनत को एक ऐसे शासक के हाथों में सौंप दिया जो न तो उतना क्रूर था और न ही उतना अति महत्वाकांक्षी, बल्कि एक हद तक व्यवहारिक और प्रजापालक साबित हुआ। यह था गयासुद्दीन तुगलक का पौत्र और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह का शासन तुगलक वंश की सबसे स्थिर और शांतिपूर्ण अवधि माना जाता है। जब उसने गद्दी संभाली, तब दिल्ली की जनता युद्ध, अकाल और करों के बोझ से थक चुकी थी। लोगों के चेहरों पर भय और असुरक्षा की छाया थी। ऐसे समय में फिरोज शाह ने अपने शासन की दिशा को अलग ढंग से मोड़ा। उसने महसूस किया कि यदि जनता को स्थिरता और शांति दी जाए तो साम्राज्य अपने आप मजबूत होगा। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले कर व्यवस्था को सुधारा। उसने किसानों पर से भारी करों का बोझ घटाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब क्षेत्र के किसान विद्रोह कर चुके थे, लेकिन फिरोज शाह ने उन्हें राहत दी। उसकी नीति थी कि किसान खुशहाल रहेगा तो राज्य समृद्ध होगा। उसने नहरों की व्यवस्था कराई ताकि खेतों में सिंचाई हो सके। उसने यमुना, सतलज और गंगा की सहायक नदियों से नहरें खुदवाकर उपजाऊ भूमि को पानी उपलब्ध कराया। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा और किसान धीरे धीरे समृद्ध होने लगे। फिरोज शाह ने गुलामों का भी बड़ा संगठन तैयार किया। उसने हजारों दास खरीदे और उन्हें प्रशिक्षण दिया। ये गुलाम केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि प्रशासन, निर्माण कार्य और खेती में भी काम आते थे। इससे शासन व्यवस्था को स्थिरता मिली। उसके शासन में निर्माण कार्यों की भरमार रही। उसने फिरोजाबाद नामक नई राजधानी बसाई, जो दिल्ली के पास ही थी। उसने कई किले, महल, मस्जिदें और इमारतें बनवाई। सबसे प्रसिद्ध है फिरोज शाह कोटला, जो आज भी दिल्ली में उसके वैभव का प्रतीक है। उसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई और कई इमारतों को संरक्षित किया। उसने अशोक स्तंभों को भी स्थानांतरित कर अपने नगर में स्थापित किया। यह उसकी ऐतिहासिक चेतना का प्रमाण है कि उसने प्राचीन भारत की धरोहरों को संरक्षित करने का प्रयास किया। फिरोज शाह ने सामाजिक कार्यों पर भी ध्यान दिया। उसने अस्पताल दारुल शिफा बनवाए, जहां गरीबों और बीमारों का मुफ्त इलाज होता था। उसने मुफ्त सराय और विश्राम गृह बनवाए, जहां यात्रियों को ठहरने की सुविधा मिलती थी। उसने कई मदरसे और विद्यालय खोले और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसने गरीबों की मदद के लिए कर कम किए और वृद्ध, अनाथ और विधवाओं को भत्ते दिए। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी उसका योगदान रहा। उसने फारसी भाषा को विशेष महत्व दिया और दरबार में विद्वानों, कवियों और इतिहासकारों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में लिखी गई पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध है सिरात-ए फिरोजशाही, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। इसके अतिरिक्त अफीफ ने भी तारीख-ए फिरोजशाही नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें फिरोज शाह के कार्यों का विवरण मिलता है। इन रचनाओं से हमें उस समय के समाज और संस्कृति की झलक मिलती है। फिरोज शाह ने धर्म के क्षेत्र में भी कार्य किए।
वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने इस्लामी कानून शरिया को शासन में लागू किया। उसने शराबबंदी लागू की, जुए पर रोक लगाए और इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन कराया। उसने मंदिरों को ध्वस्त कराया और गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। हालांकि उसके इस कदम से हिंदू प्रजा को कष्ट हुआ, लेकिन उसकी प्रजापालक नीतियों और कर में रियायतों ने संतुलन बनाए रखा। युद्धों की दृष्टि से उसका शासन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। उसने बड़े पैमाने पर विजय अभियान नहीं किए, बल्कि पहले से प्राप्त प्रदेशों को संभालने में ही अपनी ऊर्जा लगाई। फिर भी उसने बंगाल और जौनपुर में विद्रोह दबाने के लिए अभियान चलाए। बंगाल में उसे आंशिक सफलता मिली, लेकिन विद्रोह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। फिरोज शाह तुगलक का एक और विशेष योगदान था उसकी प्रशासनिक शैली। उसने अधिकारियों की नियुक्ति में सख्ती बरती और रिश्वतखोरी पर रोक लगाई। उसने अपनी नीतियों से शासन को स्थिरता दी और लंबे समय तक साम्राज्य को सुरक्षित रखा। उसके शासनकाल में जनता को कुछ राहत और स्थिरता मिली, जो मोहम्मद बिन तुगलक की कठोरता के बाद एक सुकून की सांस थी। उसने मुद्राओं का भी प्रयोग जारी रखा। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित रहे, लेकिन उसने नकली सिक्कों की समस्या से बचने के लिए सावधानी बरती। फिरोज शाह के समय विदेशी यात्रियों का भी आगमन हुआ। उनमें इब्न बतूता पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय आ चुका था, लेकिन फिरोज शाह के शासनकाल में भी कई अरब और फारसी यात्री यहाँ आए और उसके कार्यों का वर्णन किया। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। उसके बाद उसके वंशज कमजोर साबित हुए और दिल्ली सल्तनत फिर से षड्यंत्रों और अराजकता में डूब गई। लेकिन फिरोज शाह की छवि एक प्रजापालक शासक के रूप में बनी रही, जिसने जनता को राहत दी और निर्माण कार्यों से दिल्ली की शोभा बढ़ाई।